everyone, I am रवि जैन। आज हम फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स का पार्ट 3 देखेंगे और आज हम समझेंगे कि आगे क्या क्या एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को फैसिलिटीज मिलती है और उनके क्या कंसेप्ट्स रहते हैं। अभी तक हमने ये सब पार्ट्स देख लिए थे। आज हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स। ये जो कंसेप्ट है एक्सपोर्ट बिल का, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल क्या होता है, इसको समझना है। सपोज कि ये एक्सपोर्टर और अथराइज डीलर या बैंक जो उसका है एक्सपोर्टर का, उसको उसने एक्सपोर्ट बिल टेंडर किए हैं और उसको एक्सपोर्ट बिल पे क्या होगा कि उसको पेमेंट मिलेगा डॉलर में, और डॉलर पे जो पेमेंट मिलेगा वो कब मिलेगा? नोशनल ड्यू डेट पे, जो हमने जस्ट पिछले वाले पार्ट में समझा कि नोशनल ड्यू डेट है उस पे पेमेंट मिलेगा, या ऑलरेडी फिक्स्ड डेट है कि इस तारीख को पेमेंट मिलना है, डेट ऑफ शिपमेंट से या बिल ऑफ लेडिंग से जो कनेक्टेड डेट है उस पर पेमेंट मिलना है, उस पर बैंक को पेमेंट मिलना है। और उस पर अगर मान लो डॉलर नहीं मिला उसको, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन था $500 का और वो $500 बैंक को नहीं मिला नोशनल ड्यू डेट को, नोशनल ड्यू डेट इज 30 नवंबर 2020, जो भी ड्यू डेट थी उस पे पेमेंट नहीं मिला, तो बैंक को देयर इज रिस्क ऑन बैंक, कि बैंक को क्या है कि बैंक को $500 बाद में मिल जाएगा वहां से, बट जब वो एक्सपोर्टर को पे करेगा, हम लोग इन चीज़ों को छोड़ दे कि इंटरेस्ट वगैरह वो चीज़ अलग चीज़ है, उसको छोड़ दो। उसके अलावा भी जब वो एक्सपोर्टर को पे करेगा तो $500 एक्सपोर्टर को तो चाहिए रुपीज में, क्योंकि उसने क्या किया, एक्सपोर्ट बिल जब उसने परचेज किया है अथवा डीलर ने एक्सपोर्ट बिल जब उसका डिस्काउंट किया है, नेगोशिएट किया है, तब उसका ये मतलब था कि भाई आपका पास जो नोशनल ड्यू डेट तक आएगी तो मैं सर्टेन अमाउंट में, मतलब उसने जो बिल बाई किया होगा थोड़ा डीलर ने उसका एक बिल बाई किया होगा, उसने बिल बाई किया है अथवा डीलर ने ऑन गिवन, जब पहले बिल बाई किया था इसके लिए कि नोशनल ड्यू डेट मान लो फॉर एग्जांपल 70 रुपीज का, रुपीज के ₹70 में, मतलब $1 बराबर ₹70 में, $1 बराबर ₹70 में बाई किया हुआ। बट सपोज पेमेंट कम्स 1 आफ्टर डेट और जो $1 है वो 70 रुपीज के बराबर में नहीं है, और वो क्या हो जाता है, जो $1 है 70 रुपीज से ज्यादा हो जाता है, कल ₹80 हो जाता है, तो एक्सपोर्टर को जो है वो नुकसान हो जाएगा बहुत, वो जो अथराइज डीलर उसको नुकसान हो जाएगा और वो एक्सचेंज रेट रिस्क को बियर कर रहा है। एज वेल एज जो हमारी करंटली में जो फॉरेन करेंसी की जो बैंक की जो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज है वो है मेंटेन रह रही है। इसलिए अब क्या है कि अगर नोशनल ड्यू डेट चली गई तो उसके बाद बैंकों को टाइम लिमिट, बैंकों को डिसाइड करने का ऑप्शन दिया हुआ है फेमा एक्ट के अंतर्गत, कि बैंक खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद वो उसको क्या करना चाहते हैं, क्रिस्टलाइज करना चाहते हैं जो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी को। पहले ये 30 डेज था नोशनल ड्यू डेट के बाद 30 डेज का, अब बैंक को फ्रीडम दी हुई है कि देख उनकी जो अपनी पॉलिसी है, हालांकि उनको पॉलिसी एक बार बनानी पड़ेगी, वो कस्टमर को बतानी पड़ेगी कि भाई उतने दिन बाद, कि भाई नोशनल ड्यू डेट के 30 डेज बाद वो क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, INR लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि बैंक उसको बता देगा कि मैं आपको इतने रुपए दूंगा, और उसको मतलब क्या होगा, $500 को या तो 70 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देगा जिस रेट पे भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक हुआ था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो कि बिल बाइंग रेट थी उसी पे, या जो करंट की टीटी सेलिंग रेट है, जो टीटी सेलिंग रेट है जिस डेट को भी वो कन्वर्ट कर रहा है उस दिन की डॉलर को सेल करने की रेट है, जो भी रेट है वो जो रेट है उसमें कन्वर्ट करके जो दोनों में से जो भी हाईएस्ट है, मान लो कि फॉर एग्जांपल टीटी सेलिंग रेट है, फॉर एग्जांपल टीटी सेलिंग रेट है 71, तो जो भी हाईएस्ट उसके ऊपर कन्वर्ट करके उस लाइबिलिटी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रुपी में कन्वर्ट कर देगा।
सो देट ये जो लाइबिलिटी है रुपये में बदल जाएगी। इसमें एक कंसेप्ट और छुपा रहता है कि जिस दिन वो क्रिस्टलाइज कर देता है, तो अगर बैंक ने एक्सपोर्ट का जो फाइनेंस दिया हुआ है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस दिया हुआ है, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस है, वो नोशनल ड्यू डेट तक तो क्या चलता है, उसमें जो कंसेशनल जो इंटरेस्ट रेट क्या चलती है, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट चलती है, क्योंकि काफ़ी कम ये एडवांस ही है एक तरीके से। एक्सपोर्ट फाइनेंस का मतलब जो पैसे आने वाले हैं उसके अगेंस्ट एडवांस है, तो उसमें बहुत कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लेता है बैंक चार्ज। पर जैसे ही उसने बैंक को क्रिस्टलाइज कर देगा, तो वो जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिल है वो अब एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट से लिंक्ड नहीं रहे, वो जो एक्सपोर्ट बिल है उससे जो लोन है वो लिंक्ड नहीं रहेगा, और उस पर क्या लगेगी, कॉमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। तो कई बार क्रिस्टलाइजेशन को बोलते हैं डी लिंकिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, डी लिंकिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल भी बोलते हैं। इसमें जो एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी। तो आपको ध्यान रखना है उस दिन की टेलीग्राफिक सेलिंग रेट होगी, या जिस रेट पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक हुआ, दोनों में से जो भी हाईएस्ट है वो एप्लीकेबल होगी। क्लियर है? अब तक जो हमने भी जो भी टाइप ऑफ क्रेडिट पढ़े हैं, तो उसमें क्या है कि वो ये जो शॉर्ट टर्म से ये कई बार डायरेक्टली लिखी हुई आ जाती है, ये जो शॉर्ट टर्म्स है वो कई बार डायरेक्टली लिखी हुई आ जाती है, और हम लोग इसका जो मीनिंग है वो समझ नहीं पाते हैं, तो वो हम लोगों को ध्यान रखना है। एक होता है पीसीएल या ईपीसी, तो इसको आप मान लीजिए प्री शिपमेंट प्री क्रेडिट पैकिंग क्रेडिट लोन, या एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, या एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट या लोन। तो इसमें ये जो है इसका मतलब क्या हो गया, ये प्री शिपमेंट फाइनेंस है। जब भी पैकिंग वर्ड आए तो उसको पैकिंग क्रेडिट का मतलब प्री शिपमेंट फाइनेंस, और ये जो है प्री शिपमेंट फाइनेंस ये रुपीज में है, और इसी का एक दूसरा फॉर्म नेम है प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। जो अगर फॉरेन करेंसी में होगा पीसीएफसी का मतलब प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। एफसी आप ध्यान रखना, एफसी मतलब फॉरेन करेंसी में प्री शिपमेंट क्रेडिट। ऐसे होता है पीएसईएफ, इसका मतलब होता है यहाँ पर हम लोगों ने प्री शिपमेंट लिख दिया, दैट इज पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस। जब पीएसईएफ का मतलब तो क्या है, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस। ठीक है, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं इनको अपन बोल सकते हैं कि ये लोग, ये जो दोनों हैं ये सब क्या है, प्री शिपमेंट के पार्ट है। और ये जो पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस है उसके दो पार्ट, उसका नाम, उसको बीपी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हो गया फॉरेन बिल्स परचेज, ये इसके टाइप है। और ये हो गया फॉरेन बिल्स डिस्काउंटेड, फॉरेन बिल्स नेगोशिएटेड। इसी में एक और होता है जो हमने शायद नहीं लिखा है, उसको बोलते हैं ईबीआर। उसको क्या बोलते हैं, ईबीआर। उसका होता है एक्सपोर्ट बिल्स री डिस्काउंटेड अब्रोड। तो ये जो एक्सपोर्ट बिल्स री डिस्काउंटेड अब्रोड है, बेसिकली क्या है कि जो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है इन फॉरेन करेंसी है। तो ये क्या है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अगर आपको डॉलर में लेना है तो इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, ईबीआर बोलते हैं, ई एक्सपोर्ट बिल्स री डिस्काउंटेड अब्रोड। इसका मतलब क्या होता है कि जो बैंक है, जो एक्सपोर्ट बिल्स है उनको भी फॉरेन फॉरेन वाले बैंक के साथ भी री डिस्काउंट करता है, ताकि वो एक्सपोर्टर को किस में दिला सके, जो क्रेडिट है वो किस में दिलाएगा, वो एक्सपोर्टर को क्रेडिट दिलाएगा, डॉलर में दिलाएगा। तो बैंक, तो ये आपको ध्यान रखना है ये, हाँ थोड़ा सा लग रहा होगा बट कि पीसीएल का मतलब पैकिंग क्रेडिट लोन, ईपीसी का मतलब एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, पीसीएफसी इसमें आपको एफसी पे ध्यान देना है, इसका मतलब है प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। पीएसईएफ का मतलब पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस। एफबीपी ये इसी के टाइप है, फॉरेन बिल्स परचेज। एफबीडी इट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ फॉरेन बिल डिस्काउंटेड। एफबीएन का मतलब फॉरेन बिल्स, इट मींस फॉरेन बिल्स नेगोशिएटेड। ईबीआर का मतलब एक्सपोर्ट बिल्स री डिस्काउंटेड अब्रोड। देर आर जो ये जो पीसीएफसी मतलब, पीसीएफ में मतलब प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, ईबीआर मींस एक्सपोर्ट बिल्स री डिस्काउंटेड अब्रोड। ये दोनों एक वन हमने ओल्ड क्वेश्चन लिया हुआ है जो आया एग्जाम में,
बैंक्स आर अलाउड टू चार्ज इंटरेस्ट, तो क्या इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होती है ऑन पीसीएफसी एंड ईबीआर फॉर 180 डेज। तो ये दोनों ये जो इनका जो टाइम पीरियड होता है पीसीएफसी एंड ईबीआर का कंसेप्ट भी इसी में है, वो होता है 180 डेज के लिए मिलता है ये लोन, मतलब 3 मंथ्स के लिए। और इसमें जो परसेंटेज जो भी बेंचमार्क रेट है, चाहे आप LIBOR लिबोर लो, यूरो लिबोर लो या यूरीबोर लो, कोई भी एक बैंक रेफरेंस रेट बना सकता है, इनमें इसका कितना परसेंट लेता है। तो अभी क्या कर रखा है बैंक ने, बैंक आरबीआई है, बैंक्स को टाइम टू टाइम एडवाइज करता रहता है। सेकेंड थिंग क्या है, बैंक भी बैंकों को डिसाइड करना होता है एज पर जो भी कस्टमर है उसकी क्रेडिट वर्थिनेस, टाइप ऑफ जो वो किस टाइप के एक्सपोर्ट में ले रहा है, वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करता है। पर जो आपका ओल्ड वर्जन ऑफ द बुक्स था, जो उसमें क्या था कि ये वैल्यू क्या दी हुई थी, 2% दी हुई थी, कि जो बेंचमार्क है उससे कितना स्प्रेड अलाउड है, 2% अलाउड है। या पर अभी जो स्प्रेड है वो टाइम टू टाइम आरबीआई एडवाइज करता है। तो इसलिए अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कोई ऑप्शन इधर 2%, आप इसको आंसर कर सकते हैं, पर दैट इज एज पर ओल्डर रेगुलेशंस। currently it is not feed, and it is advised by RBI from to time, and एज पर आरबीआई नॉर्म्स ये फॉलो होता है। तो पर इसमें दो कंसेप्ट छुपे हुए हैं। एक कंसेप्ट है कि जो ये दोनों लोन्स हैं, दोनों एडवांसेज हैं, वो 180 डेज के लिए दिए जाते हैं, और इन पे जो इंटरेस्ट लगती है वो लिबोर या इनसे आप क्या कर सकते हो, 2% चार्ज कर सकते हो बेंचमार्क के जो भी रेट्स हैं उनसे, बट वो 2% फिक्स नहीं है। एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए जो भी एक्सपोर्टर्स का गुड ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनकी गुड क्रेडिट वर्ती एक्सपोर्टर, उन्हीं को क्या करा गवर्नमेंट ने स्कीम लाई कि वी विल प्रोवाइड देम ए गोल्ड कार्ड होल्डर, वी कैन कॉल देम गोल्ड कार्ड होल्डर। उसको उनको क्या होता है कि उनको जो लोन है वो फास्टर मिल जाता है, जो भी क्रेडिट लेना है दे कैन गेट फास्टर। उनके लिए जो बेटर टर्म्स में लोन मिलता है, बेटर टर्म्स का मतलब लेस इंटरेस्ट रेट, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी लोन मिल सकता है, गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे अभी मान लो कि पीसीएल या जो है वो 180 डेज के लिए मिल रहा है, हम लोग देख रहे हैं, उसको 360 डेज के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। 36 उन्हीं के लिए, इनके लिए 365 डेज, एक साल तक भी आप ये गोल्ड कार्ड स्टेटस होल्डर ले सकते हैं। तो मतलब उसको एक्सटेंड कर सकते हैं जो भी फैसिलिटी है इनकी। जब ये लोन प्रोसेसिंग करने जाएंगे तो जो नया लोन है उनको 25 डेज में ही मिल जाता है, नया लोन 25 डेज में मिल जाता है, जबकि और लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मान लो कि गोल्ड कार्ड होल्डर है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर द अदर एक्सपोर्टर्स जब भी लोन की प्रोसेसिंग कर रहा होगा बैंक। इसी तरह एक कंसेप्ट आता है जो कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा है 2014 में। इसमें क्या हुआ कि जो ये एक उन्होंने आईटी बेस्ड सिस्टम बनाया, इस ताकि जो एक्सपोर्ट का सारा डाटा है वो कैप्चर हो जाए और मॉनिटर हो सके। इसको बोलते हैं EDPMS, एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। बिकॉज आरबीआई का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जो सारा डाटा है एक साथ कंसोलिडेट हो जाएगा तो वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से जो बिल है वो रियलाइज नहीं हुए हैं, ओवर ड्यू हैं, एक साथ सारे डाटा हैं, कौन से एक्सपोर्टर क्वेश्चन लिस्ट में है, कौन से एक्सपोर्टर क्वेश्चन लिस्ट के बाहर है। बैंक्स को भी वो एडवाइज कर सकते हैं और बैंक भी वहां से रेफर कर सकते हैं। उसको बोलते हैं अपन EDPMS। ये क्या है, हम लोग देखते हैं कि इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव आईटी बेस्ड सिस्टम विच फैसिलिटेट्स बैंक्स टू रिटर्न रिटर्न्स। अब क्या होता है कि जब बैंक एक्सपोर्ट एज अथोराइज डीलर बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे, कोई भी एक्सपोर्ट होगा, तब उसमें बैंक को बहुत सारी रिटर्न्स या रिपोर्ट्स देनी पड़ती थी। क्या क्या देनी पड़ती थी, एक होती थी एक्सओएस। एक्सओएस मतलब जब भी एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट, जब भी एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग रह रहा है, रियलाइज नहीं हो पा रहा है जो भी टाइम पीरियड है, तो वो स्टेटमेंट देना पड़ता था आरबीआई को। या ENC स्टेटमेंट देना पड़ता था, एक्सपोर्ट बिल्स नेगोशिएटेड। जब आप बुक में देखेंगे तो बहुत ये टर्म्स बार बार आ रही होगी आप लोगों के, जो एक्सपोर्ट बिल्स है जो भी नेगोशिएटेड हुए हैं या कलेक्शन के लिए भेजे गए हैं, रियलाइजेशन ऑफ क्या भी जो भी रियलाइजेशन हुआ है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का, वो डाटा देना पड़ता था।
उसके अलावा EBW रिपोर्ट देनी पड़ती थी। उसमें क्या होता है कि जो भी एक्सपोर्ट बिल्स राइट ऑफ किए गए हैं वो देना पड़ता था। अगर मान लो कि एक्सटेंशन चाहिए रियलाइजेशन के टाइम के लिए तो ETX फॉर्म जो हमने पहले देखा था वो देना पड़ता था। जो फेमा एक्ट के अंतर्गत ये सब डाटा देना पड़ता था। जो भी डाटा है एक्सपोर्ट रन, इन सभी को अब एक साथ ही दे सकते हैं एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में। ये बेसिक एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, काफी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी डाटा है ट्रांजेक्शन से वो कहां से आएगा, ऑफसाइट सॉफ्टवेयर से भी आ जाएगा, जैसे कि कस्टम से, सेस से, STPI से, वो RBI के सर्वर में आएगा। दूसरा वो ये डाटा है वो बैंकों के साथ भी शेयर करेंगे, भैया माल जो है एक्सपोर्ट हो गया उसके प्रोसीड आए कि नहीं आए अभी तक, तो बैंक भी फॉलो अप कर सकता है, बैंक भी डॉक्यूमेंट्स पता लगा सकता है। एंड document submission and realization data will be reported back by AD to RBI through the same secured RBI server। ये सेम उसी में वो बैंक भी वापस डाटा डाल सकता है कि हुआ कि नहीं हुआ, फॉलो अप कर सकते हैं। अब जो अथॉराइज्ड डीलर बैंक्स है उसको ये जो है डाटा उसमें डेली बेसिस पे डाउनलोड और अपलोड करना पड़ता है इस RBI सर्वर पर, जो कि EDPMS डाटा है। और जो इसके बाद अभी इसमें क्या है कि क्वेश्चन लिस्ट 2016 से इसमें क्वेश्चन लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स भी आ गई है, जो कि भाई जिनका ध्यान रखना है, जिनका पेंडिंग है। और एडवांस रेमिटेंस का रिपोर्टिंग भी कर दिया जा सकता है EDPMS में। अब इसमें क्या है कि सारे बैंक्स को जो भी इनवार्ड रेमिटेंस हैं इंक्लूडिंग एडवांस एज वेल ओल्ड आउटस्टैंडिंग इनवार्ड रेमिटेंस रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ सॉफ्टवेयर वो डालना जरूरी है इन EDPMS। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है, पूरा एक्सपोर्ट डाटा का कैप्चर हो सकता है। और ये एक इसका फैक्ट भी है कि कई एक्सपोर्टर ने इसका अपोज भी किया, क्योंकि एक तो क्या होता है कि काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, ऐसा उन्होंने बोला है। दूसरा होता है इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है, तो कई एक्सपोर्टर की तरफ से ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इसमें आया है। थैंक यू वेरी मच। ये आज हमारे लिए था। आज हम अगला पार्ट जो पार्ट 4 और 5 में इसके आगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।